नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक घटना लेकर आया हूं। लेकिन आज के अपराध की घटना मैं आपको पहले सुना चुका हूं, नए सिरे से आज फिर सुना रहा हूं। सामान्य रूप से पुरानी घटनाओं को मैं रिपीटेड एपिसोड्स में डाल देता हूं, लेकिन आज उसी घटना को फिर से कहने के पीछे मकसद ये है कि इस दुर्दांत और बीभत्स घटना करने वाले अपराधी को एक और मुकदमे में 23 तारीख को, यानी इसी 23 मई को लखनऊ के एक एडीजे कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आज की घटना है राजा कोलेंद्र, एक सीरियल किलर था हमारे गृह जनपद प्रयागराज में, जिसकी बातें सुनकर, जिसकी घटनाएं सुनकर, जिसका अपराध सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन वो शराफत का चोला ओढ़े सालों साल प्रयागराज में घूमता रहा था। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि लखनऊ में एक टाटा सुमो के ड्राइवर रवि श्रीवास्तव और उसके मालिक मनोज कुमार सिंह, जो रायबरेली के रहने वाले थे, वो अपनी टाटा सुमो यूपी 53 के 4788 के साथ मार्च या अप्रैल 99 में नाका के टैक्सी स्टैंड से गायब हो गए। वो अपनी इस टाटा सूमो की सर्विसिंग करा के वो सवेरे सवेरे वहाँ स्टैंड पर पहुँचे। जो लोग जानते हैं लखनऊ को अच्छी तरह से, पहले ये 2090 के दशक में या 2000 समझ लें, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने उस पे नाका हिंडोला चौराहे पर बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड लगता था। उसका कारण ये था कि उससे 100 कदम की दूरी पर ही बस स्टैंड था, चारबाग बस स्टैंड, रोडवेज का सरकारी बस स्टैंड। और अवैध संचालन हमेशा सरकारी बस स्टैंड के आसपास होता है। आप किसी भी ज़िले में अगर देख लें तो वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पहले ये जीपें चलती थी, महिंद्रा जीपें, और फिर उसके बाद जब टाटा सूमो का अवतरण हुआ तो महिंद्रा जीप, चूँकि उसकी कैपेसिटी भी कम होती थी और उसकी स्पीड भी कम होती थी, लेकिन मजबूत बहुत होती थी, तो वो धीरे धीरे छोटे रोड्स पर, गांव या कस्बों की रोड पर चली गई और पूरा जो टैक्सी स्टैंड था नाका हिंडोला का, वो टाटा सूमो ने कब्जा कर लिया। कारण ये था, एक तो नई थी, टाटा की गाड़ी थी, दूसरा स्पेस बहुत था, तीसरा स्पीड बहुत थी, तो यात्री ढोने के लिए इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं हो सकती। 3 मुख्य रूट थे वहाँ उस समय नाका, चूँकि मैं वहीं सीओ हजरतगंज भी रहा और फिर उसके बाद एसपी सिटी भी रहा। इन लोगों का इतना आतंक था कि लाख चाहने के बाद जो रेलवे स्टेशन के सामने जो भीड़ लगती थी या रेलवे स्टेशन के सामने जो ट्रैफिक जाम होता था, उसको ठीक करा पाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो जो 3 रूट थी, वो रूट थी लखनऊ से इलाहाबाद, तब का इलाहाबाद अब का प्रयागराज, लखनऊ से फैज़ाबाद और लखनऊ से सीतापुर। ये 3 रूट्स की गाड़ियाँ वहीं नाका चौराहे के स्टैंड से चलती थीं। उस ज़माने में लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके टाटा सूमो खरीद लेते थे और फिर उसी जो टैक्सी स्टैंड था, वहाँ के जो संचालक हुआ करते थे, उसका बाकायदे इलेक्शन होता था, एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष, महामंत्री होते थे। उनकी पूरी गुंडाई होती थी कि जिस टाटा सूमो ने कुछ उनको उपकृत कर दिया, उसका नंबर पहले आएगा, उस पर ज़्यादा सवारी आ जाएंगी, और जो नहीं करेगा उसको बाद में लगाया जाएगा। तो सब अपना सिस्टम के हिसाब से जब गाड़ियाँ नई खरीदते थे तो उसी स्टैंड से चला देते थे। वैसे ही ये मनोज कुमार सिंह थे, जिनका ड्राइवर था रवि श्रीवास्तव। उन्होंने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने के बाद उसे उसी टैक्सी स्टैंड पर लगा दिया। मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक दिन सर्विसिंग के बाद सवेरे सवेरे वहाँ गए और फिर वहाँ से हमेशा की तरह सभी सवारी ले जाते हैं, सवारी ले गए, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक उनका कोई पता नहीं लगा। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। अगर किसी को कहीं देर होती थी तो अपने यहाँ के पीसीओ के पास, और या घर में अगर लैंडलाइन फ़ोन है, उसको कहीं से भी पीसीओ से फ़ोन करके बता देते थे कि मैं फ़लाँ जगह सवारी लेके आया हूँ, मुझे आने में 1-2 दिन का विलम्ब हो जाएगा।
तो जब 3 दिन नहीं हुए और 3 दिन हो गए और कोई फ़ोन नहीं आया, न तो ड्राइवर के यहाँ कोई फ़ोन आया, न मालिक के यहाँ कोई फ़ोन आया, तो ये लोग परेशान हुए। ड्राइवर ने मकान जो गाड़ी मालिक थे उनके परिवार से, उनके पिताजी से संपर्क किया और वहाँ से दोनों परिवार इकट्ठा होकर स्टैंड पर आए। स्टैंड पर पूछा गया कि भाई ये गाड़ी हमारी थी, हमारे ड्राइवर रवि, अच्छा ड्राइवर एक दूसरे को जानते थे, तो लोगों ने ये कहा कि 2 या 3 दिन पहले तक तो वो सवारी ले जाने के लिए यहाँ आए थे। सवारी लेके कहाँ गए ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन सही तारीख भी कोई नहीं बता पाया। किसी ने कहा 2 दिन पहले मैंने देखा था और किसी ने कहा 3 दिन पहले हमने देखा था। फिर भी परिवार ने थोड़ा धैर्य रखा और सोचा कि हो सकता है कहीं दूर चले गए हों और आने में 1 आध दिन का विलम्ब हो। लेकिन जब 1 हफ्ते हो गए और कोई सूचना नहीं मिली और न वापस आए, तो मनोज सिंह के पिताजी शिवहर्ष सिंह ने एक FIR नाका थाने में लिखवाई, जिसमें पूरा वाकया लिखा कि मेरी ये गाड़ी है, गाड़ी का नंबर ये है और मेरा ड्राइवर है रवि श्रीवास्तव, ये फलां या फलां तारीख को यहाँ अंतिम बार देखे गए थे। उसके बाद ये रूट तो चलते थे लखनऊ प्रयागराज या लखनऊ इलाहाबाद का ही, लेकिन उस समय वो कहाँ गए और उनको किसी ने देखा नहीं। और उन्होंने इस पर आशंका भी व्यक्त की, इतने लंबे समय तक वो लोग बिना बताए कहीं जा नहीं सकते, ऐसा लगता है उनके साथ कोई हादसा हो गया है। अच्छा, उस समय एक गैंग चलता था, मैंने आपको उस गैंग का जिक्र कई बार किया था, जो बस्ती और बहराइच का गैंग था, जो रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के आसपास खड़ा होता था और टैक्सी में अपने 3-4 जो ग्रुप के लोग थे उनको चढ़ा दिया करता था। 2-3 नए, अगर 1-2 या 3 नए यात्री अपना सामान लेकर चढ़ते थे तो 10-20-50 किलोमीटर दूर जाकर ड्राइवर की हत्या कर देते थे और उसके बाद फिर जो सवारियां आती थी जिनके पास सामान ज़्यादा होता था उनको लूट लिया करते थे। तो इसलिए घर वालों ने ये आशंका व्यक्त की कि कहीं हमारे ये बेटे, शिवहर सिंह ने कहा कि कहीं हमारा बेटा और ड्राइवर ऐसे किसी गैंग के हत्थे तो नहीं चढ़ गया। ये आशंका भी उन्होंने FIR दर्ज कराते समय अपनी आशंका व्यक्त की। उसके बाद उन दोनों परिवारों ने हायर की गाड़ी और लखनऊ से प्रयागराज के क्योंकि लखनऊ में नाका बस अड्डे से चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने से वो प्रयागराज में सिविल लाइंस तक ये गाड़ियाँ जाया करती थीं, तो वहाँ से हर थाने पर ये लोग एक बार गए कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई किसी PHC में या CHC में कोई भर्ती तो नहीं हुआ था कि लावारिस में दाखिल हो गया हो। एक थाने पर ये सिविल लाइन तक 3-4 दिन इन लोगों ने चक्कर लगाए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। सिर्फ हरचंदपुर का ये पता लगा कि हरचंदपुर में ये गाड़ी देखी गई थी, क्योंकि मनोज सिंह वहीं हरचंदपुर के रहने वाले थे और वो शायद अपना कपड़ा लेने घर तक गए थे और बाकी लोगों को वहीं चाय पिलाई गई थी। वहीं ये पता लगा था कि यात्रियों के साथ एक महिला भी थी। कुल इतनी बात पुलिस को पता लगी। खैर, लगभग साल भर हो गया ये दौड़ते रहे, ये पूरा परिवार दौड़ता रहा। इसी बीच 10 मार्च सन 2000 को मैं SP सिटी लखनऊ के पद पर नियुक्त हुआ। नाका भी SP सिटी के कार्य क्षेत्र में आता था, SP सिटी पूर्वी के। तो जब मैंने ज्वाइन किया, अखबारों में निकलता है नेचुरली, तो इन दोनों परिवार के लोगों ने मुझे, जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, 1 हफ्ते के भीतर ही, ज्वाइन करने के 1 हफ्ते के भीतर ही दोनों परिवार मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष आए और उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ये 2 लोग, मनोज और रवि और गाड़ी, ये तीनों गायब हुए लगभग साल भर हो गए, लेकिन अभी तक जरा सा भी न तो गाड़ी मिली कहीं, न इन दोनों के जिंदा होने का कोई सबूत मिला, न ही इनके मरने का कोई सबूत मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, ये पता लग जाए कि जिंदा हैं या मर गए तो हम आगे की कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कोई कहीं नहीं गया, किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। सामान्य रूप से पीड़ित व्यक्ति जो शिकायत करता है वो पुलिस की ही शिकायत करता है। मैंने उन लोगों को अपने कार्यालय में बिठाया और उनसे कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं। मैंने उनकी सांत्वना के लिए इंस्पेक्टर नाका से उनके सामने ही बात की
उन्होंने बताया कि हाँ साहब ऐसी बात हुई है और हम लोगों ने सारे प्रयास कर लिए, जो भी इसकी एसओपी है वो पूरा कर लिया। तो मैंने खैर मैं वो सुनने के बहुत ज़्यादा मूड में नहीं था। मैंने कहा जिस आईओ के पास इस अपराध की विवेचना है उससे कहिए केस डायरी लेके वो मेरे कार्यालय में जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार को मैंने अपने कार्यालय में ही बिठा रखा है। खैर दौड़ते भागते 1 घंटे में वो हमारे पास आ गए आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और उन्होंने केस डायरी दिखाई कि देखिए साहब मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, सूचना दी है, फ़ोटो छपवाई हैं, गजट कराया है, डीसीआरबी एनसीआरबी में इसकी सूचना भेजी है। तो कागज़ पत्तर पर प्राइमा फेसी जो प्रोग्रेस थी वो कम से कम कागज़ पर इन्होंने सब कुछ लिख रखा था, यानी कागज़ पर ये सारे प्रयास इन्होंने किए थे। वास्तव में कितने प्रयास किए थे ये कहना मुश्किल था। मैंने उस परिवार को बताया कि देखिए आप कह रहे हैं ये पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने देखिए ये किया है, ये किया है। वो केस डायरी देख देख के मैंने उनकी सांत्वना के लिए कि 10-12 चीज़ें उनको बताई, लेकिन पीड़ित परिवार तो ये कहता साहब रिजल्ट क्या आया, और बात सही भी है, हर आदमी को रिजल्ट चाहिए। उसने आपने प्रयास क्या किया इसमें हो सकता है उसे कोई डाउट ना हो सकता है बहुत डाउट हो, लेकिन अल्टीमेटली उसे रिजल्ट चाहिए था। बहरहाल कुछ इसमें हो नहीं पाया, कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई सुराग भी नहीं मिला, सिर्फ इस बात के कि हरचंदपुर में ये गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी और उसमें जो यात्री थे उन्होंने उतरकर चाय पी थी, और जिनकी गाड़ी थी वो अपने घर से कुछ कपड़े लेकर आए थे। अच्छा, इसी बीच में इलाहाबाद कह लीजिए या प्रयागराज कह दीजिए, एक बड़ी घटना हुआ ये कि 14 दिसंबर सन 2000 को दैनिक आज के एक वरिष्ठ पत्रकार धीरेन सिंह वो गायब हो गए। और पत्रकारों की कम्युनिटी आप समझ ही रहे हैं, और एक दिन इंतज़ार करने के बाद पत्रकारों ने प्रेशर बनाना शुरू किया, बहुत कस के दबाव बनाया, अखबारों ने लिखना शुरू किया। अच्छा, वो पुलिस वालों से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पुराने पत्रकार थे, इस्टेब्लिश्ड पत्रकार थे, और उनको सभी सर्किल्स में जो सोशल सर्किल है उन सब में लोग उनको अच्छी तरह जानते थे। तो लोगों का गुस्सा भी था, लोगों में रोष भी था, पत्रकारों ने धरना भी दिया, तमाम तरह के आक्षेप पुलिस पर लगा के खबरें भी लिखी गईं। तो पुलिस बहुत ज़्यादा दबाव में थी। बहरहाल 14 दिसंबर को वो गायब हुए थे, और 18 दिसंबर को धीरेन सिंह का सिर विहीन शव मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक जलप्रपात के जंगल में मिल गया। लेकिन वो सिर विहीन था, उसको पुलिस ले आई, सब लोगों ने पहचाना कि हाँ ये धीरेन सिंह की है, और ये धीरेन सिंह की ही बॉडी है। अच्छा, उस समय इलाहाबाद में एक बड़ी अच्छी टीम थी पुलिस की, सभी नोन लोग थे, रिनाउंड लोग थे, अपने अपने क्षेत्र में इनका बहुत नाम था, क्राइम पर काम करने वाले लोग थे। वहाँ एसएसपी थे श्री पी.के. तिवारी, जो वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। वो इलाहाबाद में ही रहे, एसएसपी की हैसियत से, डीआईजी की हैसियत से, आईजी की हैसियत से वो लगातार वहीं पोस्ट रहते थे, लोगों में अच्छी उनकी पैठ थी। दूसरे उनके एसपी सिटी थे लालजी शुक्ला। जो लोग भी इंटरनेट पे रहते हैं उनको पता होगा, लालजी शुक्ला एक बड़ा नाम है पुलिस में। लालजी शुक्ला वही हैं जिन्होंने अतीक के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे, उस समय जब अतीक अपने शबाब पर था, अतीक जिसको कहते हैं सबसे ऊंचाई पर था अपराध में, तब उन्होंने उसका पीछा किया था और उस पर लगभग 100 मुकदमे लिखे थे। इसी तरह बहुत ढेर सारे अपराधियों के खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। तो वो एसपी सिटी थे। उसके अलावा डॉक्टर धर्मवीर, बाद में वो एसपी डीआईजी होकर रिटायर हो गए, वो सर्किल ऑफिसर थे वहीं के। जीएन त्रिपाठी सर्किल ऑफिसर थे। एक इंस्पेक्टर था कुलदीप तिवारी, उसका भी बहुत नाम था वहाँ प्रयागराज में। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा वहाँ का प्रचलित, चर्चित और इफेक्टिव नाम था वो था राधेश्याम त्रिवेदी। वो इंस्पेक्टर कोतवाली थे, शहर कोतवाल थे, और उनके भय से थर थर कांपा करते थे अपराधी। दिन दहाड़े अपराधी अगर मिल गया तो बीच सड़क पर उसका एनकाउंटर कर देना, और तमाम तरह की उन पे आरोप भी लगे। हालांकि वो पिछली कोरोना में दिवंगत हो गए रिटायर होने के बाद, लेकिन बहुत नाम था। पुलिस पर जब इस तरह के आक्षेप लगने लगे,
पूरी पुलिस की कार्य प्रणाली पर लोगों ने उंगली उठानी शुरू की और जिसको वो कहते हैं ना कि बदनामी होनी शुरू हुई, तो सभी लोगों ने कमर कसी और ये कोशिश की कि अब इसके आगे क्या किया जाए। बहरहाल पुलिस ने ये ढूंढना शुरू किया कि घर से चले तो वो अंतिम बार किसने देखा। तो अंतिम बार देखने का पता ये लगा कि नैनी थाना क्षेत्र के रामसागर मोहल्ले का रहने वाला राम निरंजन, लेकिन उसको राम निरंजन के नाम से कम लोग जानते थे, लोग उसको राजा कुलेंदर के नाम से ज़्यादा जानते थे, उसको राजा कुलेंदर कहते थे। तो लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर, राजा कुलेंदर की मोटरसाइकिल पर अंतिम बार वो नैनी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। अच्छा, इस बीच चूंकि पुलिस बहुत दबाव में थी तो सैकड़ों संदिग्ध लोगों को बुला बुला कर थानों पे बिठा बिठा कर और उनसे हर तरह से, हर प्रक्रिया से पूछताछ करके उनसे पूछताछ पुलिस ने की थी। बहरहाल राजा कुलेंदर भी ले आए गए। उनसे पूछा गया कि भाई तुम फला जगह पे मोटरसाइकिल पर उसके साथ उस दिन शाम को दिखाई पड़े थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि धीरेन्द्र सिंह राजा कुलेंदर को जानते नहीं थे। धीरेन्द्र सिंह खबरों के चक्कर में राजा कुलेंदर से भी बात करते थे और तमाम लोगों से बात करते थे। राजा कुलेंदर भी उनको अच्छी तरह जानता था और वो भी राजा कुलेंदर को अच्छी तरह जानते थे। तो एक साथ मोटरसाइकिल पर देखा जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने बताया तो उससे पूछताछ हुई। तो जब बहुत गहरी पूछताछ हुई, तमाम तरह से पूछताछ करने के जो तरीके हैं पुलिस के पास वो हुई, तो उसने बताया कि हाँ, मैंने ही उनका मर्डर किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ एक खबर लिखी थी जिससे मेरी बदनामी हुई थी, जबकि मैं उनका बड़ा आदर सत्कार करता था। जब भी कोई छोटी मोटी ज़रूरत होती थी मैं पूरा करता था, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ खबर लिखी। हालांकि बाद में और तमाम तरह की कहानियाँ भी आईं कि किस वजह से राजा कुलेंदर ने उसको मारा। लेकिन उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी नैनी से, यमुना पार से, और वो जिसको वो कहते हैं ना शराफत का लबादा ओढ़े घूमता रहता था, और उसके खिलाफ प्रयागराज के यानी तब के इलाहाबाद के किसी थाने पर कोई एफआईआर नहीं थी राजा कुलेंदर के। लिहाजा पुलिस ने, जब उसने कहा कि हाँ साहब हमने मारा है, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूँकि प्रेस वालों का बहुत दबाव था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई धीरेन्द्र सिंह का हत्यारा पकड़ गया है और हमने उसको जेल भेज दिया है। पुलिस की टीम को ये लगा कि शायद उनके इस कार्रवाई से कुछ गुस्सा प्रेस वालों का कम होगा, लेकिन अगले दिन पुलिस वालों ने जो ऐसी तैसी की पुलिस की, वो जो लोग उस ज़माने में या प्रयागराज के हैं उनको पता होगा कि क्या क्या नहीं लिखा गया, कि फर्जी खोल दिया, दूसरे पे खोल दिया, निर्दोष पे खोल दिया, और जब उसने किया ही था तो सिर कहाँ चला गया, आला कत्ल कहाँ गया, किस गाड़ी से यहाँ से लेके और वो जंगल तक उसे पहुँचाया गया। ये सब बातें पुलिस क्यों नहीं बता रही हैं कि आखिरकार वो रीमा कैसे पहुंची, लाश उसकी किस गाड़ी से गई, वो गाड़ी कौन सी थी, कौन कौन साथ में गया, कैसे वहां पर फेंका गया। इन सवालों के जवाब पुलिस नहीं बता रही है। बला टालने के लिए उसने एक आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया। ऐसी थू ऐसी छीछा लेदर पुलिस की। मैंने बताया कि बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे लोग थे उस समय, बड़े इफेक्टिव थे, लेकिन बड़ी छीछा लेदर पुलिस की गई। बहरहाल पुलिस ने फ़ौरन अदालत में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई कराया कि हम पुलिस कस्टडी रिमांड से हमें इसके सिर का पता लगाना है, सिर इससे ढूंढना है। तो इतनी आलोचना के बाद जैसे ही पीसीआर अप्लाई किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी। जैसे ही वो जेल से आया, जली भुनी और एकदम बिल्कुल भरी बैठी हुई पुलिस ने सारे हथकंडे एक साथ उस पर अपनाना शुरू किया कि समय कम था और उन्हें ये जो उनकी आलोचना हो रही थी पुलिस को, इसका जवाब देना था। बहरहाल इतना श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई कि उसके बाद राजा कुलेंदर ने जब बोलना शुरू किया तो सभी अधिकारी, जितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनके हाथों के तोते उड़ गए। उसने सिलसिलेवार जो चीज़ें बताईं वो अविश्वसनीय लग रही थीं, लेकिन फिर उसके बाद एक एक चीज़ पुलिस ने तार तार करके खोली। पुलिस ने उससे यही पूछा कि आखिरकार कहाँ गया धीरेन्द्र का सिर, कहाँ गया वो आला कत्ल,
और कैसे कैसे वो जो पुलिस पर आरोप लगे थे एक एक सवाल उससे पूछा गया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। उसका एक सुअर बाड़ा था, पिग फार्म जिसे कहते हैं, वहाँ पर ले जाकर उसने धीरेन्द्र का सिर बरामद करा दिया। उसके बाद 2 और नरमुंड वहाँ पर पुलिस को मिले। पुलिस ने पूछा ये नरमुंड किसके हैं। फिर उसने 2 और गड़ी हुई लाशें बरामद कराई अपने उसी पिग फार्म से। फिर उसने एक एक करके बताना शुरू किया कि एक टाटा सूमो और एक जीप लूटने के लिए उसने 4 लोगों की हत्या की। उसके बाद जिन लोगों की हत्या की उसने, वो या तो उन्होंने उधार लेकर पैसा नहीं दिया या फिर उनसे छोटी मोटी मेरी रंजिश थी। उसके बाद मैंने उनकी हत्या की। सारी हत्याएं उसमें जितनी उसने की सबका सिर काटा। सिर काट कर वो अपने साथ उसी पिग फार्म में ले आया। उसके यहाँ कढ़ाई में जिसमें मांस सूअर का उबाला जाता है, उसी में उस नरमुंड को उसको वो डाल देता था, उसको उबाल देता था। फिर उसके बाद जो खोपड़ी को उसे तोड़ता था, उसके भेजे का सूप बनाकर पीता था, ऐसा उसने अपने बयान में बताया। और फिर जब वो साफ सुथरा नरमुंड निकलता था तो उसमें पेंसिल से नाम लिख दिया करता था कि ये किसका है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। एक एक करके उस पिग फार्म में 6 नरमुंड बरामद हुए, 2 लाशें बरामद हुई। इतना सब जब हुआ तो पुलिस ने फिर धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से पहली उसकी पोस्टिंग से या पहली उसकी हत्या से पुलिस ने पूछना शुरू किया। तो उसने बताया कि मैंने पहली हत्या काली प्रसाद श्रीवास्तव की थी, जो अतरसुइया के रानी मंडी के रहने वाले थे। वो COD छिवकी में नौकरी करते थे और राजा कुलेंदर यानी राम निरंजन जो था वो बाद में राजा कुलेंदर हुआ। राम निरंजन भी COD छिवकी में ही क्लास 4th एम्प्लॉय था। बाद में वो चूँकि पहले से ही वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहता था, इसलिए वहाँ से नौकरी उसने छोड़ दी। पैसों का कुछ लेन देन काली प्रसाद श्रीवास्तव से उसका था। तो उसने बताया कि 25 जनवरी 98 को उसने पैसा देने के लिए या पैसा लेने के लिए वो काली प्रसाद श्रीवास्तव को शंकरगढ़ ले गया। शंकरगढ़ के जंगलों में उसने उसकी गर्दन काट दी। वो उससे बड़ी हंसिया से या चापड़ जिसे कहते हैं उससे गर्दन काट दी, धड़ को वहीं फेंक दिया और अपने झोले में उसका सिर रख कर ले आया और उसे पानी में खौलाकर खोपड़ी पास में रख ली। और ये खोपड़ी जिसमें काली प्रसाद श्रीवास्तव उसने पेंसिल से या पेन से लिखा था वो पिग फॉर्म में बरामद हुई। उसके बाद उसने कहा कि साहब मेरे दिमाग में ये हमेशा ये बात थी, इलाहाबाद में ये बहुत मशहूर है कि कायस्थ का जिसको लोकल लैंग्वेज में लाला कहते हैं वहाँ पर, कि लाला की जो बुद्धि होती है उसका कोई पैरेलल नहीं है, सबसे बुद्धिमान लाला होता है। तो मैंने जब उसकी खोपड़ी को उबाला तो उसके भेजे का जो मैटर था वो निकाल कर उसे नमक मिर्च डालकर पिया कि अगर हम इसके भेजे को पी लेंगे तो इतनी ही बुद्धि हम में आ जाएगी। बाद में इस बात की उसे लत लग गई। और इसमें देखिए कितना ये शातिर था कि काली प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी ने इससे बताया कि भाई आपके साथ गए थे, कहाँ गए? तो वो काली प्रसाद की पत्नी के साथ ही थाने पर गया। थाने पर उनकी अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई और काली प्रसाद की पत्नी को लिए गाड़ी से और तमाम जगह से जगह जगह ढूंढता रहा कि जरूर कहीं न कहीं मिल जाएंगे, जबकि उसको काट कर उबाल कर भेजे का सूप बनाकर पी चुका था। अगली घटना उसने बताई 14 दिसंबर 1998 की। थाना धूमनगंज है प्रयागराज में, वहाँ के मुड़ेरा बाजार में पवन यादव की हत्या उसने उस समय की जब वो नया VCR और टेलीविज़न लेकर घर के लिए मोटरसाइकिल से चला था। टीवी और VCR उसने घर पर रख लिए और उसका भी सिर काट कर उसे खौलते पानी में उबाल दिया। खैर जब ये पकड़ा गया उसी समय मैंने लालजी शुक्ला साहब से बात की और मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर थे मुझसे।
और मैंने उनसे कहा कि साहब ये हमारे जो गायब हुए हैं 2 लोग, ड्राइवर और गनर, जिनके लिए बहुत परेशान हैं, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही मैं भेज रहा हूँ, उससे जो भी पूछताछ हो उसमें इनका ज़रूर पूछ लिया जाए कि आखिर इनका इनका क्या किया उसने। क्योंकि जब सब इलाहाबाद के इर्द गिर्द ही घूम रहा है तो मेरा ये हंच था कि हो सकता है वो इन्हीं के हत्थे वो दोनों बेचारे चढ़ गए हों। फिर 28 फरवरी उसने अगली घटना बताई। ये दोनों, ये सब इंस्पेक्टर हमारा जो हजरतगंज नाका थाने का सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन, वहाँ जो पूछताछ की टीम थी उसमें लालजी शुक्ला साहब ने शामिल करा दिया और सारी पूछताछ उसके सामने होती रही। और फिर अंत में जब हमारा नंबर आया हमारे केस का, मैं उसका भी डिटेल आपको बताऊंगा। अगली हत्या उसने बताई 28 फरवरी 1999 को। जीप लूटने के इरादे से इसने चित्रकूट से और प्रयागराज तक जीप बुक की 1500 रुपये में, और उसमें करबी के बाजार के अशोक कुमार और संतोष गाड़ी में थे, एक की गाड़ी थी, एक ड्राइवर था, उन दोनों का सिर काट दिया और काट कर लाश वहीं पर गाड़ दी और दोनों शव उसके दोनों के लाश और सिर वहाँ से ले आया और लाश को लाकर गाड़ दिया उसने अपने पिग फार्म में। और लूटी गई जीप जो उसने उनसे लूट ली थी, वो राजा कुलंदर उससे चलता था, खुद चलता था, वो भी बरामद हुई। अगली हत्या उसने बताई कि इस दोहरी हत्या के बाद उसने चित्रकूट में हिरिया, शंकरलाल और राजू की हत्या की। ये तीनों कभी उसके गैंग में साथ रहते थे, लेकिन इनको तमाम कमी और तमाम अपराध के बारे में, राजा कुलंदर के अपराध के बारे में पता था। तो उसने उनकी तीनों की हत्या की। उनका सिर चित्रकूट के रैपुरा थाना के जंगल में फेंक आया, वो सिर यहाँ लाया नहीं था, और तीनों की तुरंत वहाँ पहचान भी हो गई कि ये फलां फलां हैं। राजा कुलंदर को इन तीनों से कुछ खतरा सा महसूस होने लगा था कि ये पुलिस से मुखबिरी न कर दें। अच्छा, मज़े की बात ये कि तीनों के सिर मिले पुलिस को, तीनों की पहचान हो गई, तीनों के हत्या के संबंध में एक FIR कायम हुई और उसमें 4 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। जिस समय ये राजा कुलंदर ने ये कन्फेशन किया और ये घटना का पता लगा, वो चारों निर्दोष जेल में ही थे। फिर अगला शिकार मार्च-अप्रैल 99 में वही लखनऊ के जो रवि श्रीवास्तव और मनोज सिंह को उसने यहाँ से ये कह के, उस समय उसकी पत्नी भी साथ में थी, साला भी साथ में था, एक और व्यक्ति साथ में था। तो इन चारों के लिए उसने ड्राइवर से कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसे तत्काल हमें प्रयागराज ले जाना है, स्वरूप रानी में भर्ती कराना है। तो खैर उनके लिए तो वो किसी भी टैक्सी ड्राइवर के लिए तो यात्री के बराबर उन्होंने फ़ौरन बिठा लिया। उसके बाद फिर वो बाकी की सवारियां उतरती गईं और फिर उसे अपनी फार्म पर ले आया। वहाँ पर उसने उन दोनों के सिर काट लिए, उनको उबाल कर उसमें नाम लिखकर रख लिया और शव मध्य प्रदेश के गढ़वा में फेंक आया। टाटा सूमो पर उसका कलर चेंज कराया उसने और उस पर एक नेम प्लेट लगाई, फूलन देवी सदस्य जिला पंचायत नैनी। बड़ा सा लाल रंग का बताते हैं बोर्ड था, उसमें फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य नैनी प्रयागराज। और उसी गाड़ी से उसकी पत्नी घूमती रही। इसी टाटा सूमो से धीरेन्द्र का शव भी वो लोग रीवा के जंगलों में ले गए थे, जो इसके गैंग के लोग थे, ये और इसका साला। अगले शिकार, ये जब बातचीत हुई तो खैर जो सब इंस्पेक्टर नाका के थे उनको सारी चीज़ों की जानकारी थी, उन्होंने हुलिया पूछ लिया, उन्होंने सब चीज़ें पूछ ली, सब चीज़ें फिक्स हो गई। उस टाटा सूमो का इंजन नंबर और चेचिस नंबर जो मूल रूप से FIR में लिखवाया गया था वो वही निकला। इस तरह से ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। अगला शिकार उसने किया इलाहाबाद के घूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पिपरसा गांव के त्रिभुवन सिंह की हत्या करके उनका भी सिर अपने साथ ले आया। इस हत्या के बारे में उसने पूछताछ में बताया कि इसने हमारा 25,000 रुपये हमसे उधार लिया था और जब जब मैं बात करता था उससे वो 25,000 देने में आनाकानी करता था। अगली हत्या इसने की नैनी के धनुआ गांव के
पप्पू पासी और सुल्ताना का एक साथ कत्ल किया और उनका सिर काटकर फिर वही अपने पिग फार्म में ले आया, उनको उबाला, खोपड़ी उनकी अलग रखी, पेंसिल से उस पर उसका नाम लिख दिया और मध्य प्रदेश के बरगढ़ में दोनों के शव को ले जाकर उसने फेंक दिया। शव बरामद होते थे वहाँ रीवा में, और चूंकि फेसलेस थे, हेडलेस थे, और वो पुलिस उनको विवेचना में 4 से 10 पर्चे काटती थी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लग जाती थी। अगली हत्या जो उसने की, प्रतापगढ़ के मोइन नाम के आदमी ने उससे 20,000 रुपये उधार ले रखे थे। धीरे धीरे वो करीब 1.5 लाख हो गए थे, लेकिन जब भी वो मांगने जाता था वो हमेशा आनाकानी करता था, बाद में आने को कहता था। तो उसका भी चापड़ से सिर काट कर उसे भी पिग फॉर्म तक तो नहीं ले आया, उसे उसने वहीं यमुना नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। इतनी घटनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ हुई, इतनी खोपड़ियां एक साथ बरामद हुई, 2 लाशें बरामद हुई, एक सिर, धीरेन्द्र सिंह का सिर है सच ही बरामद हुआ। आप भी सोच सकते हैं कि सनसनी मच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीके तिवारी साहब ने जो उन पर आरोप लगे थे, उन पर क्या, पुलिस पे, जो प्रयागराज की पुलिस पे, इलाहाबाद की पुलिस पे जो आरोप लगे थे, उनका एक एक करके जवाब दिया और ये कहा कि अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो ये सामने खड़ा हुआ है, इससे पूछा जा सकता है। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। आप इंटरनेट पे देखिए, जब भी वो पेशी में आया गया और पत्रकारों ने उससे पूछने की कोशिश की, उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। फिर उन्होंने पीके तिवारी ने इसका समानांतर बताया कि ये लंदन के जैक दी पियर, जो लंदन का सीरियल किलर था, ये उससे भी ज़्यादा विभत्स, उससे भी ज़्यादा क्रूर और उससे भी ज़्यादा इसने इस तरह की घटनाएं की थीं। बहरहाल पुलिस ने जो मुकदमा लिखाया, एक एक करके ट्रायल शुरू हुए और 2012 में धीरेन्द्र सिंह की हत्या में इसे आजीवन कारावास हो गई। उसके बाद फिर ये मुकदमा चला जो रवि श्रीवास्तव और मनोज सिंह का था, इसमें 23 तारीख को आजीवन कारावास हो गई और तमाम मुकदमे अभी चल रहे हैं और वो लगभग 25 साल से राजा कोलेंदर जेल में है। ये दोनों सजाएं, ये उन्नाव जेल में इस समय वो और जो उसका साला था वक्षराज, दोनों उन्नाव जेल में बंद हैं और ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। जो और ट्रायल पर मुकदमे हैं उनका हश्र क्या होगा या वो उन पे क्या डिसीजन होता है वो आगे पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल ये हत्यारा 25 साल से उन्नाव जेल में है। अच्छा, इसकी फितरत देखिए। नाम तो मैंने आपको बताया कि इसका राम निरंजन था। एक जाति होती है, ट्राइबल एरिया में ज़्यादा होती है, प्रयागराज में बहुत ज़्यादा है। हमारे ख्याल से ये एससी समुदाय में आता होगा, एसटी में शायद नहीं आता हो, कोल जाति होती है। तो ये राम निरंजन कोल थे, एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे, लेकिन उद्दंड था, ये शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का था और इसकी हनक वहाँ जब इलाके में आसपास हुई, किसी से भी झगड़ा कर लेना, किसी का भी कुछ उल्टा सीधा कर लेना, तो इसकी बिरादरी में इसे लोग राजा कहने लगे। तो इसने राम निरंजन से कोलेंद्र, कोलों का इंद्र, मतलब अपनी कम्युनिटी का जो इंद्र है, अपनी कम्युनिटी का जो देवता है, इसने खुद को कोलेंद्र कहना शुरू किया और फिर राजा कोलेंद्र के नाम से ही ये बयान जो अपने देता था, पत्नी जब इलेक्शन लड़ती थी तो जो भाषण देता था वो राजा कोलेंद्र ही कहता था। पत्नी का भी देखिए उसका नाम कुछ और था, लेकिन उसका नाम इसने फूलन देवी रखा। और जो लखनऊ वाले घटना में लूटी हुई टाटा सुमो थी, उसमें इसी नाम से वो सब जगह घूमता रहा। यही नहीं, वो यहाँ नहीं रुका, उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम अदालत, दूसरे वाले लड़के का नाम जमानत और लड़की का नाम आंदोलन। अब आप सोच लीजिए कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से, ऐसा नहीं, ये सब कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये कोई झटके में नाम नहीं रखे जाते, वो खासकर अपने बच्चों के। आदमी कितना भी बड़ा अपराधी हो गया हो या उससे तमाम अपराध हो गए हों, तमाम रंजिश में हो गए हों,
लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता है कि हमने जो किया वो किया, हमारे बच्चे पढ़ लें। नाम अच्छे अच्छे सोच के रखता है, लेकिन उसने जानबूझ के पत्नी का नाम फूलन, बड़े बेटे का नाम अदालत, छोटे का जमानत और बेटी का आंदोलन रखा। तो ये जो इसकी बदमाशी थी वो शुरू हुई COD छिवकी से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छिवकी में है प्रयागराज में, वहाँ से शुरू हुई और फिर अपने कुलीग की पहली हत्या के बाद उसे बस वही सिर काट कर ले आना, पानी में उबाल लेना, सब चीज़ें उसकी साफ़ कर लेना, और फिर पहली बार तो उसने उसकी भेजे का सूप बनाकर पिया, इस दिमाग से या इस सोच के साथ कि ये श्रीवास्तव है, ये कायस्थ है, ये लाला है, ये खोपड़ी का बहुत तेज है, इसके भेजे का सूप अगर पीऊँगा तो फिर हमारी भी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये मैं यही कामना करता हूँ कि ये और भी मुकदमों में, ये जो बाकी मुकदमे हैं जो ट्रायल पर हैं, और भी मुकदमों में, हमें एग्जैक्ट इनका ज्ञान नहीं है कि कितने मुकदमे ट्रायल पर हैं, कितने लॉस जो एविडेंस की कमी या गवाही की कमी के कारण ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो भी बचे हैं, और इन दोनों में, जिसमें धीरेन्द्र में और ये रवि श्रीवास्तव और मनोज सिंह के हत्या में, ये आजीवन कारावास, और इसकी ये कभी इसकी ज़मानत न हो, कभी ये बाहर ना आए, और ये मरते दम तक इसे जेल में ही रहना पड़े। और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग जो इसके परिवार के लोग हैं, ये ज़रूर, इनका बयान भी मैंने अभी पढ़ा कि ये इस सेंटेंस के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और ये कहेंगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम भी है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्रिमिनल भी है, तो ऐसे में इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर ये जाएंगे अपर कोर्ट्स में, मुझे उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिलेगा और इस नर पिशाच को फांसी मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।